आज पॉलिटी का थर्ड आपका क्लास है, जिसमें नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता को दोनों को हम लोग साथ में ही पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता एक बार पढ़ चुके हैं, उसका क्विक रिवीजन करेंगे और नागरिकता अधिनियम 1955 भी साथ में लेके चलेंगे, जो कि अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 जो है नागरिकता है, इसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम। नागरिकता एवं नागरिकता अधिनियम 1955। ये आपको समझ में आएगा कि 1955 में इसको लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। जब एक बार नागरिकता आ गया तो हो सकता था। सबसे पहले तो आप नागरिकता समझिए होता क्या है। नागरिकता किसे कहते हैं, ये परिभाषा है। क्विक रिवीजन के क्लास में मेंस को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को आपको दिया जा रहा है कि एक अच्छा सा आप आंसर लिख सकें, क्योंकि प्री निकालना, फिर मेंस में जाना, फिर उसके बाद तैयारी करना, ये सब धोखा है, होता कुछ नहीं है। और हम लोग इसको फेस कर चुके हैं, इसलिए साथ में पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। सब कुछ पढ़ना ही है, कल को पढ़ना ही पड़ेगा, तो अभी पढ़िए, समय रहते पढ़ लीजिए। नागरिकता किसे कहते हैं, ये परिभाषा पहले आपको देनी पड़ेगी। भारतीय संविधान में नागरिक किसे कहेंगे इसका विवरण है, और आपको भी जो किताबों में मिलता है पढ़ने के लिए, या आपने पढ़ा होगा अभी तक जहाँ भी पढ़ा होगा, उन सभी चीज़ों में यही जाना होगा कि नागरिक कौन होगा, कौन नहीं होगा, नागरिकता होता क्या है। नागरिकता का मतलब ये होता है कि किसी देश के उस व्यक्ति को जिसे सभी प्रकार के सिविल या राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सिविल या राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, ऐसे अधिकारों को कंबाइंड रूप से समावेश करके समावेशित रूप से नागरिकता कहते हैं। नागरिकता का सीधा सीधा मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को आप राजनीतिक अधिकार दें, ध्यान समझिएगा, और सिविल अधिकार दें। ये जो दोनों टॉपिक हैं नागरिकता से संबंधित हैं, सिविल अधिकार और राजनीतिक अधिकार। ये दो प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को है तो उस देश का नागरिक वो कहलाएगा। मोस्ट इंटरेस्टिंग बात आपको संविधान बताते हैं, बहुत कम स्टूडेंट इस बात को जानते होंगे। एम लक्ष्मीकांत पढ़ के रट्टा मार के जो बैठे हैं वो भी कम जानते होंगे। आपकी क्लास में भी बहुत लोग ऐसे हैं, तो एम लक्ष्मीकांत रट्टा मारने के करीब हैं एकदम। लेकिन नागरिकता एक ऐसा चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत का जिसको पढ़ने पर पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है, पढ़ के केवल क्लियर नहीं हो सकता। उसका कारण यह है कि अब जैसे अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, भारतीय संविधान में किस जगह पर व्यक्ति वर्ड का यूज किया गया है, व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, नागरिक का नहीं। चलिए आपको बता ही देता हूँ कहाँ पे, तो आप बताइएगा कि उसमें कहाँ है। अधिकार, आपके मूल अधिकार हैं, उसमें किस किस अधिकार में, कभी सोचिए इसको। पॉलिटी बहुत लोग को नहीं समझ में आता है, बहुत कहते हैं कि सर पॉलिटी का कुछ समझ ही नहीं आता है। कितने लोग के लिए तो मन में हुआ है पॉलिटी, तैयारी शुरू करते हैं तो पॉलिटी लास्ट में पढ़ने की सोचते हैं, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, मुहूर्त निकलवाते हैं। कारण यही है कि हम पॉलिटी के मूल शब्दों को नहीं पकड़ते हैं, केवल शब्दों का खेल है। मैं बार बार कहता हूँ पॉलिटी गेम ऑफ वर्ड्स। जब आप इनको पकड़ना शुरू कर देंगे शब्दों को, तो आपको पॉलिटी परेशान नहीं करेंगे। आप जब अधिकार पढ़ते हैं तो अधिकार में भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार, व्यक्ति को, नागरिक को नहीं। बात समझिए, नागरिक को भी हो गया, लेकिन वहाँ व्यक्ति यूज किया गया। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति हो, एनी पर्सन, इसका मतलब है कि उस वाले में नागरिकता का कोई मतलब नहीं है। हाँ जी। अब संविधान में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अनुच्छेद 15 मिलेगा, अनुच्छेद 16 मिलेगा, अनुच्छेद 19 मिलेगा, अनुच्छेद 29 मिलेगा, अनुच्छेद 30 मिलेगा। ये 5 आपके ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। जब क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के नागरिक को प्राप्त है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि आप नागरिकता पूरा पढ़े रहते हैं।
फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कारण केवल इतना है कि मूल अधिकार में आप उन अधिकारों को नहीं देखते हैं जिन अधिकार में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, और कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसमें नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो जल्दी हमने कभी नहीं देखा है कि टीचर इस पॉइंट को पकड़ के एक्सप्लेन करे, पता नहीं क्यों, लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है। इसलिए हम टारगेट बनाए हैं कि पॉलिटी के 13 सितंबर के पहले तक, 13 सितंबर के पहले तक सारे पॉलिटी के जितने भी हैं, मेरा बेस एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत है, इनसे आधारित प्रश्नों की संख्या जो भी घटना चक्र में आए हैं वो, और इनके टॉपिक को क्विक रिवीजन करा दूँ, जल्दी रिवीजन करा दूँ आपको, कि आपका पॉलिटी का जो ये एक बड़ा सा हुआ बना हुआ है ये ख़त्म हो जाए। तो आप समझ लिए नागरिकता क्या है। नागरिकता एक ऐसा अधिकार है जो राजनीतिक अधिकार होगा और सिविल अधिकार होगा, इसे ही नागरिकता कहेंगे। अभी आते हैं अनुच्छेद पे भी आते हैं, जो हमेशा आप पढ़ें वो तो पढ़ा ही दूंगा, लेकिन उससे अलग भी आपको सीखने। संविधान के द्वारा अगर आपको नागरिकता मिलता है तो आपको नागरिकता का कौन कौन सा फ़ायदा है, लाभ क्या है नागरिकता का। तो सबसे पहले तो नागरिकता आप समझ लीजिए, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, ये 4 हो गए। एक आपका और है अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपको मिला हुआ है। ये जो पॉइंट हैं ऐसे कर लीजिए, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30, ये आपको भारत के प्रत्येक नागरिक को मिला है। ये स्पष्ट रूप से समझिएगा, ये आपको फ़ायदा है। अगर आप भारत के नागरिक हो जाते हैं तो आपको स्वतः ही ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के नागरिक को प्राप्त नहीं है या विदेशी को प्राप्त है, तो इनमें से वो अनुच्छेद जो नहीं लिखे हुए हैं वो बता दीजिए। एक समझाने के लिए आपको अनुच्छेद 21 का एग्जाम्पल देता हूँ। अनुच्छेद 21 ऐसा अधिकार है जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप अनुच्छेद 19 से 22 तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान है 19 से 22 तक। 19 में आपको पढ़ाया ही जा चुका है कौन कौन से अधिकार हैं, 20 भी, 21 भी। तो 21 एक ऐसा अधिकार है जो विदेशियों को भी प्राप्त है और भारत के नागरिकों को भी प्राप्त है। कोई विदेशी आएगा तो उससे आप प्राण उसका नहीं छीन सकते, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, तो ये विदेशी को प्राप्त है। आई होप कि अब आपके प्रश्न ऐसे नहीं फंसने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता भारत के नागरिक को प्राप्त है, विदेशी को प्राप्त है, ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे। आज हम इस क्लास में सब कुछ डिस्कस करेंगे। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जब जाएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि एनआरआई किसे कहते हैं, ठीक है। और भी 2-3 ऐसे 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो भारत सरकार के द्वारा कार्ड जारी किया जाता है विदेशियों को, वो सारी चीज़ें आज मैं बता दूंगा। आपको नागरिकता से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो बड़ा होगा, वो वीडियो पे जो देखने वाले लोग होते हैं उनके पे डिपेंड है, वो देखें या ना देखें उनके ऊपर है। तो आगे चलते हैं। इसमें आप जैसे ही भारत के नागरिक होते हैं तो आपको ये अनुच्छेद प्राप्त हो जाते हैं अधिकार के रूप में, ठीक। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ चुनाव लड़ने का, मैंने बोला ना राजनीतिक अधिकार, चुनाव लड़ने का आपको अधिकार हो जाएगा। विदेशी को प्राप्त नहीं है चुनाव लड़ने का अधिकार। ये सब क्वेश्चंस आप खुद करेंगे और जहाँ कन्फ्यूज़न हो वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। अब इसमें देखिए, आपके यहाँ नागरिकता किसे कहेंगे ये समझ में आ गया। जिस व्यक्ति को भारत में राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त होगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरा, भारत में एकल नागरिकता है। इस क्षेत्र में थोड़ा अपवाद है, लेकिन स्वतः ही इसको मान के रखिए कि भारत में एकल नागरिकता है। जैसे ही आप किसी दूसरे देश का नागरिकता कबूल करते हैं तो आपके स्वतः ही यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाती है। वो सब हम आगे अभी चर्चा करेंगे। नागरिकता का लाभ ये है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, मतदान का लाभ आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जैसे आप कहते हैं अपना भाग्य विधाता चुनने का अधिकार है आपको, ठीक है। आप पढ़े लिखे होने चाहिए। भाग्य विधाता का पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। अच्छी बात है, इसी व्यवस्था पे आप क्रियान्वयन रहें और इसे अच्छा बनाने का ही प्रयास करें। तो मतदान का अधिकार है आपको। अब कभी आपका मूड हो गया कि मैं भी चाहता हूँ पप्पू बनूँ, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है आपको। यू कैन ट्राई। बहुत वोट दे लिए, मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सोच रहे हैं कि
हम भी काला नहीं, सफ़ेद, चरित्र काला, सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन ले, तो यू कैन ट्राई, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं। यानी चुनाव लड़ने का अधिकार है आपको। लेकिन कब? जब आप भारत के नागरिक हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से हार गए अमेरिका से। अब वो कहें कि चलते हैं भारत में रामनाथ कोविंद इस बार हैं, अगली बार मैं बन जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। इन चीज़ों को थोड़ा लॉजिकली रूप से समझिएगा। अगला, जैसे ही आप भारत के नागरिक बनते हैं, भारत के प्रमुख पदों पर जैसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पद पर जाने की योग्यता ले लेते हैं। एक योग्यता आपकी पूरी हो जाती है, क्योंकि आप राष्ट्रपति पढ़े होंगे तो उसमें लिखा है भारत का नागरिक हो। डोनाल्ड ट्रंप बाहर हो गए, भारत के नागरिक है नहीं। अमेरिका में एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये अधिकतर बच्चों को पता होगा कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है 90% को नहीं पता होगा। ठीक है, अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है, दोहरी नागरिकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अमेरिका में क्या है? राज्य का अलग व्यवस्था होती है और केंद्र की अलग। नहीं सर, आप इसके अनुसार अनेक और कंट्रियों में जाके भी नागरिकता ले सकते हैं, तो इस हिसाब से हमारे ख्याल से ये अलग कंट्रियों में नागरिकता। 90% स्टूडेंट को मैंने बोला नहीं पता होगा। जो 10% स्टूडेंट हैं जिनको पता है, उसमें से हैं प्रिंस, इनको पता है। यही मैटर है। वहाँ राज्यों को अलग शक्ति प्रदान है और केंद्र को अलग। आपके यहाँ राज्य और केंद्र की शक्तियाँ अलग अलग विभाजित की गई हैं। किस अनुसूची में? एक आध तो बदतमीजी तो हम कर ही सकते हैं, एक आध क्वेश्चन पूछने की बदतमीजी तो कर ही सकते हैं। अगर आप लोग नाराज ना हो तो बताएं किस अनुसूची में है? भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची। केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा है। किसको पावरफुल बनाएंगे आपके यहाँ? संसद। मतलब आप कह सकते हैं कि मोदी जी ज़्यादा पावरफुल हैं योगी जी से? हाँ सर, संसद को नहीं पावरफुल। नहीं, डर क्यों रहे? कहिए। हाँ सर, संसद को बनाएंगे पावरफुल। लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में राज्यों को ज़्यादा शक्ति है और केंद्र को कम शक्ति है। राज्यों का वो भी एक संघी है, लेकिन वहाँ पर दोहरी नागरिकता का मतलब है राज्य की नागरिकता अलग और केंद्र की नागरिकता अलग, इसलिए दोहरी नागरिकता कहलाती है। ये भी पॉइंट ठीक है कि एक दूसरे देश का भी ले लेते हैं तो वहाँ भी दोहरी नागरिकता होगी, मतलब 2 टाइप के नागरिकता प्राप्त हो। तो आपका 5वां पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है कि आपको भारत के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। प्रमुख पद आप समझ ही रहे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? शुरुआत में हम थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं, अभी हम भागेंगे तेजी से। आपको अगर ज़्यादा समझना है तो राष्ट्रपति की योग्यता पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है पहला पॉइंट भारत का नागरिक हो। उपराष्ट्रपति की योग्यता पढ़िए, भारत का नागरिक हो। तो नागरिकता मिलते ही आप वहाँ पहुँच सकते हैं। उम्र आप 35 साल पूरा करें तो कर सकते हैं। ठीक, नागरिकता लेने के बाद आपको कर्तव्यों का मूल निर्वहन, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। करना पड़ेगा आपको, आपके यहाँ के जो कर्तव्य हैं उसका भी पालन करना होगा। नागरिकता ले लिए तो ही करते हुए गुचुर गुचुर करके निकल थोड़ी ना जाओगे, तो कर्तव्य का भी पालन करो। अब रेलवे स्टेशन इतना अच्छा बन गया है, बनारस नाम हो गया, पहले मंडुआडीह नाम था। अब आपको अच्छा लग रहा है तो वहाँ का फुहारा तोड़ के घरे ले आइए, अपने घर में लगाएंगे। आपका कर्तव्य क्या है? राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना। वो राष्ट्रीय संपत्ति है, आप घर में लेके जा रहे हैं। ये सब बदतमीजी बंद कर दीजिए, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति थी जिन्होंने आपकी इस बदतमीजी को देख लिया और क्या उनको हमें जोड़ दिया। बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं यहाँ के नागरिक, तब से आपको ये चीज़ें रोक दी गई। तो इसके लिए आप स्वर्ण सिंह चले गए। अब तो उनको धन्यवाद करिए, चाहे उनको अच्छे अच्छे वचन दीजिए, प्रवचन दीजिए, वो आपके ऊपर। 4, एक 5वां में लिख ही दे रहा हूँ। प्रमुख पदों पर नियुक्ति का अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है। प्रमुख पदों पर नियुक्त होने का अधिकार प्राप्त, नियुक्त होने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वार्ड हैं आपके। यहाँ तक आपके लाभ हैं।
अब संवैधानिक उपबंध क्या है नागरिकता संबंधित, वो हम लोग देखेंगे। कहाँ है संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान, ठीक, जो अभी तक आपने पढ़ा है वही थोड़ा सा आगे चलेगा। इसको हम फास्ट इसीलिए लेके जाएंगे क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं। संवैधानिक रूप से कहाँ पर संविधान में, ऐसे कर देता हूँ, संविधान के अनुच्छेद, अब आप आगे लिख लीजिएगा, नागरिकता से संबंधित 5 में कहा गया है भारत का नागरिक कौन होगा, जो यहाँ का मूल निवासी, मूल निवासी। अब इसको जब एक्सप्लेन किया जाता है तो बहुत टीचरों के थ्रू बहुत सारा जन्म, मूल, धर्म, क्या क्या बताते हैं कि वंश, दादा परदादा, बट पॉलिटी के जो एम लक्ष्मीकांत के नागरिकता संबंधित प्रावधान है इसी कारण नहीं समझ में आते, सब घौंच मौच हो जाता है। ऐसा नहीं है, केवल मूल निवासी है भारत का। आप इतना जानिए कि आप भारत के मूल निवासी हैं। किसे भारत की नागरिकता मिलेगा वो आपको रियल में पता चलेगा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। ये हमें कभी नहीं एग्जाम में पूछा जाता है, कभी आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा होगा जिसके पिता के पिता रहते होंगे उसे नागरिकता मिलेगा कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। नागरिकता का प्रावधान भारत के संविधान में किस भाग में है, भाग 2 में है। कहां से कहां तक है, किस अनुच्छेद में, कहां से कहां, तो अनुच्छेद 5 से 11, यही आपसे प्रश्न पूछता है। लेकिन आपको जानना है कि भारत का नागरिक होगा कौन, ये मूल निवासी का मतलब क्या है, तो आपको जाना पड़ेगा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। इसलिए मैंने लिखा है कि मैं जानता हूं कि कल को हो सकता है आप भी मेंस लिखें। मेंस लिखनी एक लड़ाई है, सारे नागरिकता के प्रावधान आपको पता होना चाहिए। अब मैं 100% आपको बता रहा हूँ कि अब अगर आप मेंस में पॉलिटी रखते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जिसको PSIR कहते हैं, अगर आप रखते हैं तो उसमें आपको नागरिकता जब आएगा तो नागरिकता के अनुच्छेद 5 से 11 एक लाइन में बता के तुरंत आपको हटना पड़ेगा, भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में जाना होगा, सारे डिटेल बताने होंगे। क्यों 5 से 11 आप बता के क्या कर लोगे, सब कोई जानता है। आप PSI ऑप्शनल रखे हो, आपको कुछ ज़्यादा पता होना चाहिए, वो पढ़ना पड़ेगा, जो कि आप उठा के देख लीजिए। जल्दी बहुत कम ही जगह आपको मिलता है, केवल नागरिकता बता दिया जाता है, लेकिन वो पढ़ लेंगे तो नागरिकता आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं। अब अनुच्छेद 6, 5 में ये हो गया। अनुच्छेद 6 में ये आपको बताता है कि आप भारत में आप रह रहे हो लेकिन पाकिस्तान से आप आए हो। बात समझ में आ रही है? भारत में भी फिलहाल में आप रह रहे हैं लेकिन आप पाकिस्तान से आए हैं, उससे संबंधित उपबंध इसमें है। यानी ऐसे कर दूं, पाकिस्तान से, समझने लायक आपको हो जाएगा, पाकिस्तान से आए और भारत में निवासी, भारत में निवास करने के लिए नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे उसके संबंध में अनुच्छेद 6 में है। पाकिस्तान से जो व्यक्ति आए होंगे, अभी बताता हूँ, इसको भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है संख्या क्या नहीं है। इसमें वर्ड आप शुद्ध रूप से पढ़ेंगे पॉलिटी में। पाकिस्तान से स्थानांतरण या प्रव्रजन कहाँ हुआ है? भारत में। मतलब सिंपल सा है, मैंने बोला ना, शब्दों को पकड़िए। पाकिस्तान से भारत आया हुआ व्यक्ति, उसे आप नागरिकता कैसे देंगे? ठीक, इसके 2 तरीके हैं। समझ में आ रही है? थोड़ा सा बैक में जाइए, ये समझना जरूरी है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 तक भारत का नागरिक कौन होगा, इसका विवरण संविधान के अनुच्छेद और संविधान सभा के अंतर्गत जो बनाए हुए नागरिकता के अधिनियम थे उसमें शामिल है। 26 जनवरी 1950, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सेंटेंस में कठिन बता रहा हूँ इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ऐसे आप समझ लीजिए। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। बड़े इंटरेस्टिंग बात है, आपको ये बतानी होगी। 26 जनवरी 1950 तक भारतीय संविधान आपको बताता है कि भारत का नागरिक कौन होगा। 26 जनवरी 1950 तक संविधान सभा बताती है, भारत का संविधान बताता है, ऐसे आप समझ लीजिए। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद या 26 जनवरी 1950 के दिन भविष्य में और या उसके बाद कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, ये संविधान ने संसद के ऊपर छोड़ दिया। बात समझ में आई? नहीं आई?
5 से 11 संविधान में भारत के नागरिक कौन होगा इसका प्रावधान दिया गया है। ये 26 जनवरी 1950 तक का है। उसके बाद अगर भविष्य में कैसे क्या करें, कौन बन सकता है, कोई नया नियम लाना है, ये संसद पे छोड़ दिया गया। तब संसद 5 साल बाद, थोड़ा लेट हो गया लेकिन 5 साल बाद भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाई। कारण क्या है, यही है क्योंकि संविधान ने कहा कि हम 1950 तक बता रहे हैं, अभी तक आपने कोई कानून नहीं बनाया है, तब तक हम बता रहे हैं आपको क्या कि कौन नागरिक होगा, लेकिन भविष्य में कौन नागरिक होगा यह संसद को शक्ति दे दी। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया गया है 1955 में, और इसको रह के इसमें क्या किया जा रहा है, अमेंडमेंट किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है। अगर लास्ट टाइम का आप संशोधन लेंगे तो 2015 में किया गया, फिर उसके बाद 2019 में किया गया, जिसमें CAA आया। ये जो भूत है CAA का, इस पे भी बात होगी आज। आपको CAA समझ में आ जाएगा। पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा CAA का, क्योंकि डिटेल CAA का बताना फिर दूसरे तरफ क्लास चला जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि भारत से आए हुए पाकिस्तान से आए हुए जो भारत में निवासी होंगे उनके संबंध में प्रावधान है, लेकिन 2 तरीके के हैं। पहला 19 जुलाई 1948, ठीक, और दूसरा पॉइंट में भी 19 जुलाई, डेट में कंफ्यूजन नहीं रखना इसलिए साथ में लिख दे रहा हूं 1948। 2 तरीकों में, दोनों में एक ही डेट है बाबू, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। जो व्यक्ति पाकिस्तान से आया है भारत, उसे कैसे नागरिकता मिलेगी उसके लिए 2 तरीके हैं, वो 2 तरीके आपको समझा रहा हूं। 19 जुलाई 1948 और 19 जुलाई 1948 के बाद, ठीक। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले आया, इतनी बात समझ में आई, उसे भारत का नागरिक वो स्वतः हो जाएगा। अगर इसके पहले आप 18 जुलाई कर लीजिए, 47 कर लीजिए, 46 कर लीजिए, 42 कर लीजिए, पाकिस्तान से भारत आ गए थे, संविधान बना 1950 में, आपको नागरिकता के लिए कुछ नहीं करना है, बेसिक एकदम ऐसे समझिए, ठीक। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद, यानी आज़ाद होने के बाद, अगर आप भारत आए हैं तो आपको एक आवेदन देना होगा, एप्लीकेशन लिखना होगा और अपना डिटेल देना होगा कि फिलहाल में आप कहाँ निवास कर रहे हैं, कब आए हैं, हमें भारत का नागरिकता चाहिए। सरकार आपको नागरिकता दे देगी। ये प्रावधान जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कब के हैं, संविधान के मूल प्रावधान हैं। अभी हम 50 पे नहीं पहुंचे हैं, अभी नागरिकता अधिनियम पे नहीं पहुंचे हैं, तो जो अभी हम आपको बता रहे हैं समझिए संविधान के मूल प्रावधान हैं। तो भारत में पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति को 2 प्रकार से नागरिकता के तरीके हैं मिलने के, वो आपको मैंने बता दिया। दोनों में डेट कॉमन है, आप याद कर सकते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। 1955 ऐसे क्वेश्चन कर लीजिए अपने आप से, खुद आपको समझ में आ जाएगा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 क्यों बना। तो सिंपल सी बात है, इसलिए बना क्योंकि 26 जनवरी 1950 तक भारत का नागरिक कौन होगा और उससे पहले भारत का नागरिक कौन है, इसका बाद संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में बताया गया। लेकिन 1950 के बाद भारत का नागरिक कौन होगा, इसे प्रूफ करने का, इसे मानने का, ये सब चीज़ें प्रावधान बनाने का अधिकार संसद को दे दिया गया। इसलिए संसद ने अपना प्रयोग, अधिकार का, शक्ति का प्रयोग करते हुए 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया, ठीक। आपको कन्फ्यूजन होगा, हम लोगों को कन्फ्यूजन होता था क्योंकि हम लोग डीपली पढ़ते थे, आप लोग गोता लगा कर पढ़ते हैं, तो उतना नहीं पढ़ते थे। लेकिन डीपली पढ़ने का मतलब ये होता था कि जब नागरिकता पढ़ा रहे हैं सर, तो फिर ये 1955 क्यों लाएं? जब इसमें सारे नागरिकता के प्रावधान हैं तो 1955 लाने की क्या ज़रूरत थी? तो हम लोग का दिमाग करता था कि संशोधन हुआ होगा, लेकिन वो देखिए अधिनियम है, अधिनियम में प्रावधान लिखे हुए हैं, ठीक है, संशोधन करके आप लाएं, उसकी बात नहीं। चलिए आगे देखिए, अनुच्छेद 7, ठीक। अनुच्छेद 7 में अगर आप जाते हैं, अब थोड़ा सा आपको हम जल्दी अनुच्छेद बता दें, क्योंकि पाकिस्तान में आप गए पहले, अनुच्छेद 7 में है, हाँ ठीक है, अनुच्छेद 7 में है कि भारत से जो व्यक्ति पाकिस्तान
में बस कर या जाकर वापस आ गए। कहाँ? भारत। अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, भारत आ गए। मान लीजिए आप 42 में चले गए, मूड खराब हो गया, पप्पू चला गया कहाँ? पाकिस्तान, लाहौर। वहाँ उसके साथ बहुत अच्छी तारीफ हुआ, बहुत अच्छा खुशामदी हुआ, उसका बहुत अच्छा स्वागत हुआ, लेकिन उसे तो याद आ रहा है अपना इंडिया। ठीक है, सांप सपेरों का देश, वहाँ सांपे नहीं दिख रहा उसको, पप्पू भाग के चला आया। अब पप्पू एक बार जाकर वहाँ निवासी हो गया, वहाँ का नागरिकता ले लिया, वापस भारत आ रहा है। और आपको पता ही है, एक बार जब आप दूसरे देश का नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। फिर आप वापस आ गए। अब पप्पू आगे सांप देख रहा, सपेरा कर रहा, दिखाएंगे नहीं जब तक भारत के नागरिक नहीं होगे। पूछ रहा है कोबरा है, कह रहा है करैत भी है, बट दिखाऊंगा तभी जब भारत के नागरिक होगे। बोला 6 साल पहले तुम चले गए तो क्या नागरिकता खत्म हो गई? तो बोला हाँ, गदैया गोल स्कूल थोड़ी ना है, जो 2 साल भी नहीं आओगे तो तुम्हारा नामांकन रहेगा। भारत का नागरिक है भैया। तब वो क्या करेगा? तो उसके प्रावधान अनुच्छेद 7 में है, जो पाकिस्तान जाकर वापस आए हों। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें कन्फ्यूजन होता है 6 और 7 में। इसके लिए अब आपका ही पप्पू चला गया पाकिस्तान, और कहावत आपका जो है, सुबह का भूला शाम को घर आता तो भूला नहीं कहते हैं, वही वाली बात हुई है। शाम को वो वापस आ रहा है, लेकिन आजकल तो आपको पता है ये नागरिकता बड़ी खतरनाक चीज़ चल रही है, तो वापस कैसे उसको मिलेगा, इसकी बात है। अनुच्छेद 8 में उस व्यक्ति के संबंध में है। अनुच्छेद 8 में ये याद रखिएगा, ये थोड़ा अलग है ना। अनुच्छेद 8 में जो भारतीय मूल का है, भारतीय मूल का, उससे संबंधित, उससे जुड़े नागरिकता के प्रावधान। आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब? भारत का मूल निवासी नहीं, मैं बोल रहा हूं भारत का मूल, भारत का भारतीय मूल का है। भारतीय मूल का मतलब उसके माता पिता भारत में रहे हो और संतान कहाँ रह रहा हो? किसी दूसरे देश में। तो उस देश को अगर उस व्यक्ति को वापस आ रहा है इंडिया में और नागरिकता चाहिए होगा तो उसके प्रावधान अनुच्छेद 8 में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आप सुनते होंगे, आप क्रिकेट खेलते होंगे तो बताता हूँ, सिंपल आपको याद आ जाएगा। राम नरेश सरवन, चंद्रपाल वेस्ट इंडीज के, ये सब भारत के थे। इंग्लैंड में शायद था इमरान ताहिर, सुने होंगे। मॉन्टी पनेश्वर पंजाबी है, देख लीजिए। ये सब क्या है? इनके माता पिता भारतीय मूल के हैं और ये दूसरे देश में बस गए। तो अगर ये वापस आके भारत में निवासी होना चाहे, नागरिकता लेना चाहें, तो उनसे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 8 में। इतनी बात काफी है, आगे चलते हैं अनुच्छेद 9 में। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 9 है इसमें। मैंने एक बार सिविल का प्रश्न इसमें देखा था, अनुच्छेद 9 में पूछा गया है भारत में एकल नागरिकता है, इसका प्रावधान कहाँ है? आधे लोग फ्लॉप। 9 में है, ठीक है, एकल नागरिकता भारत में मिला हुआ है, ये आप सबको पता है। अनुच्छेद कौन सा है? 9 है। अगर आप किसी दूसरे देश के निवासी बनते हैं, इसमें क्या कहा गया वो सुन लीजिए। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपके पास पहले से अगर है तो वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि भारत में एकल नागरिकता है, तो एकल नागरिकता के प्रावधान अनुच्छेद 9 में। क्लियर हो गया? लेकिन सेंटेंस क्या है मैं बता दे रहा हूं। सेंटेंस में आप एकल नागरिकता केवल मत लिख लीजिएगा। सेंटेंस ये है कि भारत का नागरिक होने के बाद दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण करने से भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अब इसका सार निकलता है कि एकल नागरिकता। ठीक, 10 अनुच्छेद 10 में कहा गया है, अच्छा मान लीजिए पप्पू यहाँ का नागरिक हो गया, अब उसको अपने नागरिकता को रिन्यू कब करना है? कब तक उसको रिन्यू करना है? मान लीजिए हम लोग हैं, पप्पू का एग्जाम्पल ले रहा हूं तो रिन्यू करा रहे हो, चलो ठीक है। हम लोग हैं तो हम लोग को कितने साल बाद अपनी नागरिकता को रिन्यू कराने की जरूरत होती है? हर 5 साल पे। आप लोग बताइए, नहीं पता? हर 5 साल पे कराने की जरूरत। आप भारत के नागरिक हैं इस समय? अच्छा, कब गए थे पिछली बार रिन्यू कराने?
तो क्यों कह रहे हो 5 साल बाद? कभी गए हो रिन्यू कराने? हैं? सर हम किसी काम से भारत आए हैं तो वो सब आ रहा है, बीच में कूदिए मत। अगर हाँ मेरे क्लास खत्म होने के बाद भी आपके मन में प्रश्न होगा तो पूछिएगा। मुझे पहले ये बताइए कि यहाँ का बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग, मुझे पता ही नहीं था। थोड़ा सा जगह जगह के मुझे पढ़ाना चाहिए। मुझे बताओ कि जो भारत का एक बार नागरिक हो गया उसे रिन्यू कराने की आवश्यकता कब पड़ती है? कभी कराया? यार एक बार दे दिए, टेंशन नॉट। भारत का नागरिकता दे दी, अब लूटो, घूमो जितना घूमना। भारत की नागरिकता रिन्यू का प्रावधान क्या है? नहीं है, नहीं होगा। बार बार आपको रिन्यू कराने का, उसका पंजीकरण करा के नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी बात समझ लीजिए, आप एक बार भारत के नागरिक बन गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मैंने बोला आपसे एक बात, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक कौन होगा, इसका शक्ति किसको दिया गया है? संसद को। इसका विवरण अनुच्छेद 11। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के नागरिकता के प्रावधान की शक्ति संसद को दी गई। अनुच्छेद 11। 2 इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो 2.5 इंपॉर्टेंट है। 9 आधा 10 और पूरा 11, यही 3 है। अगर आपसे कूट वाले प्रश्न पूछेगा पीसीएस और आईएएस में तो ये डाल सकता और आप यहीं पे गिर जाएंगे 100%। ढंग से इसको करिएगा। दूसरी बात, नई चीज़ें हैं, एक बार ना हो, अपलोड वीडियो होगा तो उसको देख के करिएगा, लेकिन ये प्रावधान आपको याद होने चाहिए। क्लियर बात हो गई? समझ में आ गया? अब आप चलिए। हाँ, इसमें आपको पता ही है संसद के पास शक्ति है। संसद 1955 में अधिनियम बनाई, 2015 में इसमें संशोधन किया, 2019 में इसमें संशोधन किया। ठीक है, 2019 में संशोधन किया, CAA लाया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नाम से जाना जाएगा, संशोधन किया गया। इससे पहले क्या था? CAB, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन विधेयक, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते हुए बन गया। CAA, B हट गया, दोबारा A आ गया, CAA। उससे पहले कैब था, इसको कैब बोलते थे लोग। कैब का मतलब मैंने आपको पहले बताया है, जब तक अधिनियम पारित नहीं होता, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते, संसद की पूर्ण सहमति नहीं होती, तब तक वो विधेयक रहता है। जैसे ही होता है उसके बाद वो अधिनियम बन जाता है। इन शब्दों में आप कभी ना फंसें। अधिनियम क्या है, विधेयक क्या है, जब पढ़िए तब रिवाइज करिए। अधिनियम क्या होता है? अधिनियम का मतलब एक्ट होता है, कानून होता है, और विधेयक का मतलब इंग्लिश में बिल होता है। बिजली का बिल नहीं, बिल, समझ रहे हैं? हाँ, थैंक यू। अब आप आइए, नागरिकता अधिनियम 1955, इसको मैं हटा देता हूँ ना। नागरिकता अधिनियम 1955। 2 बातें पहले समझिए। तो आपके CAA वाला जो मैटर था, जो चल रहा था, वो आपके माइंड से क्लियर हो जाएगा। भारत या किसी दूसरे व्यक्ति को नागरिकता, भारत की नागरिकता किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे प्राप्त होता है, इसका प्रावधान है भारत के नागरिकता अधिनियम 1955 में। आपको कैसे प्राप्त होगा इसका नहीं है, किसका है? जो विदेशी होगा, कोई दूसरा आएगा, उन सब से। ठीक है, नागरिकता कितने प्रकार से, कौन कौन तरीके से आप दे सकते हैं? तो इसके लिए
आप समझिए, पहले दे सकते हैं कितने प्रकार से, और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्या कि कितने प्रकार से ले सकते हैं। नागरिकता छीन कितने प्रकार से सकती है और मिल कितने प्रकार से सकती है, यही समझना है। इसमें 5 प्रकार से मिलती है। 5 प्रावधान हैं जिससे नागरिकता किसी भी विदेशी को भारत का प्राप्त हो सकता है। अब इसमें आप अपना 5 मूल निवासी लिखे थे ना, उसको जोड़ लीजिएगा। सारे प्रावधान यहाँ पे हैं, वहीं पे आपको बता दिया जाता है कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला पॉइंट, जो भारत का जन्म से निवासी हो। इतनी बात समझ में आया? यही वाला पॉइंट डाल के भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में बना दिया, यही वाला पॉइंट डाल के, जन्म से, जो जहाँ जन्म ले लिया भारत का नागरिक होगा। शुरुआती बता रहा हूँ, एकदम लास्ट में नहीं बता रहा हूँ। यही बना के भीमराव अम्बेडकर दे दिए संविधान सभा, ऐसा नहीं है। उसके बाद एक कमी दिखी तो कमी को सुधारा गया। भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यही प्रावधान रखा गया था। ठीक, शुरुआत में प्रारूप समिति के द्वारा जो 7 सदस्य थे उन लोगों ने बैठ के यही रखा। उस समय मैंने पहले भी बताया है ये बात, इंसिडेंट। एक पेयर था, तो देसीकरण पे थे हम लोग ना। देसीकरण में देखिए, देसीकरण के द्वारा इसमें आपको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। देसीकरण का मतलब क्या है समझ लीजिए। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत का निवासी नहीं है। निवासी होता तो नागरिकता की जरूरत क्या होती? जन्म से उसको नहीं मिल पाया, वंश से उसको नहीं मिल पाया, पंजीकरण के द्वारा भी उसको नहीं मिल पाया। फिर से समझ लीजिए इसको, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। पंजीकरण के द्वारा भी आपको नहीं मिला, वंश के द्वारा भी नहीं मिला, जन्म से आप यहाँ रह नहीं रहे, जन्म आपका यहाँ हुआ नहीं, वंश भी आपका यहाँ नहीं हुआ, आप आए कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए, रजिस्ट्रेशन के थ्रू मांग रहे हैं, तो भी नहीं हो पा रहा है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेने का अधिकार है। तो आया मतलब अधिकार है, मतलब ले सकता है, ऐसा नहीं कि संविधान में वर्णित है, ले सकता है। तो ये जब आया पंजीकरण के द्वारा नहीं हुआ, तो देसीकरण के द्वारा, न्यूट्रलाइजेशन इसको बोलते हैं, नेचुरलाइजेशन, नेचर के थ्रू वो ले सकता है। कैसे? वो यहाँ पर आएगा और कहेगा क्या कि हम भारत के नागरिक बनने की हमें आवश्यकता है। तो सरकार उस पर क्या करेगी? ध्यान देगी और उसे कुछ अनिवार्य चीज़ें हैं, कुछ कंडीशन अप्लाई है, वो मानना पड़ेगा। पहला, भारत की संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का विवरण है? अनुसूची 8वीं अनुसूची में जितनी भी 22 भाषाओं का विवरण दिया गया है, उसमें से किसी एक भाषा का उसे ज्ञात होना, नॉलेज होना आवश्यक है। बात समझ में आ गई? समझ में आया बात आपको कि क्या होना चाहिए? 22 भाषाओं में एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, यहाँ के संविधान को मानने के लिए तैयार हो, यहाँ के संस्कृति को मानने के लिए तैयार हो, इस सब चीज़ उसको टर्म्स कंडीशन देना होगा। इसके अलावा 11 वर्ष वो भारत में रह चुका हो, लगातार नहीं, लगातार रह चुका हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आता जाता रहता ऐसे करते हुए 11 वर्ष तक उसका एक समय काल होना चाहिए, या 12 माह। 11 वर्ष कम से कम, अधिकतम 14 वर्ष, और 12 माह तक लगातार वो, अगर लगातार की बात करोगे तो 12 माह तक भारत में रहा हो लगातार, यानी 1 साल, तो उसे क्या हो जाएगा? देशीकरण वाले इस प्रावधान के अंतर्गत उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गया? यानी 3 प्रावधान, 3 कंडीशन, 14 वर्ष में से 11 वर्ष रहा हो, 12 महीने लगातार रहा हो, या 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाओं का ज्ञान है, आपके पास भाषा दिए गए हैं जो अनुसूची में शामिल है, 22 भाषाएं, उनमें से किसी एक भाषा का उसको ज्ञान होना चाहिए। ठीक, इसके बावजूद अंतिम निर्णय सरकार का है, चाहे तो दे सकती है, चाहे तो नहीं दे सकती। अब इसके बाद आएंगे लास्ट पॉइंट आपका जो है राज्य क्षेत्र समावेशन। ये जो मैं आपको बताया था उसका है, ये तो बताया ही था, उसमें आपको देसीकरण चला गया था, तो उसको मैंने क्लियर कर दिया। इसको समझ लीजिए, समावेशन। जब आप दूसरे राज्य को अपने देश में मिलाते हैं, अपने क्षेत्र में मिलाते हैं, तो वहाँ के नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाते हैं। ये राज्य क्षेत्र के समावेशन। इतनी बात समझ में आ गई? ये हुआ नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रावधान। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता खोने के भी 3 प्रावधान हैं। आपकी नागरिकता जा सकती है। ठीक, खोने के कौन कौन से, हेडिंग डाल लीजिएगा, कौन कौन से हैं। पहला, यदि आप
खुद से त्याग कर दीजिए। आई डोंट लाइक योर सिटीजनशिप, हमें नहीं रहना है। हमें नहीं रहना है, हम जा रहे हैं, चले जाइए। अमित शाह आपके पीछे पीछे नहीं क्यों जा रहे हो यार, अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे, आप जा सकते हैं। तो स्वैच्छिक त्याग पहला है। खुद से त्याग किया। स्वैच्छिक, बहुत सही, स्वैच्छिक त्याग, इंग्लिश हमारी माशाल्लाह है, सॉरी हिंदी। स्वैच्छिक त्याग मतलब खुद से त्याग दीजिए तो नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। दूसरा, आपको चाहे तो संसद बर्खास्त कर सकती है, यानी बर्खास्तगी, आपकी नागरिकता को क्या कर सकती है, संसद बर्खास्त के द्वारा, संसद के द्वारा, सरकार के द्वारा आपकी नागरिकता ले सकती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट एक रखा गया है, आपको नागरिकता मिल गई, कौन से दो आधार पे, देशीकरण और पंजीकरण के आधार। उसके बाद भी सरकार आपसे नागरिकता से आपको वंचित कर सकती है, यानी तीसरा है वंचित करने का अधिकार नागरिकता से। किसके पास है, संसद के पास है या सरकार के पास है। लेकिन किसको करेगी, जो विदेश से आया है। जो विदेश से आए हैं, फालतू का सीए पे लौट रहे थे, हमारी नागरिकता ले लेंगे, है ही नहीं प्रावधान। जो नहीं है उसकी बात कैसे की जा सकती है, कोई भी हो, और सरकार हो चाहे कोई भी हो, संविधान के अंतर्गत चलती है। ये सब ऐसे चीज़ें हैं जो बहुल्य क्षेत्र पर एक साथ प्रभाव डालेंगे, और जो बहुल्य क्षेत्र पर एक साथ प्रभाव डालने वाली नीतियाँ होती हैं या योजनाएं होती हैं, वो संविधान के अंतर्गत निर्मित होती हैं, संविधान के अंतर्गत बनाया जाता है। अपने मन से उसको बनाएंगे, ठीक है, लेकिन संविधान के प्रावधान में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो बर्खास्तगी के लिए जब पंजीकरण और देशीकरण है तो डरने की ज़रूरत किसे है, जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है, जो मूल निवासी नहीं है उसे है, जो मूल निवासी है वो कैसे चला जाएगा। तो इतनी भी गलत अफवाहों को नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि हम साक्षरता में बढ़ रहे हैं, विश्व गुरु बनने के ऊपर हैं, अर्थव्यवस्था में ऊपर जा रहे हैं, और इतना बात नहीं पता है। जब आप यहाँ 70 साल से रह रहे हो, एक सरकार आके आपको कह दे कि आप यहाँ के सरकार, यहाँ के आप नहीं हो, संभव नहीं है। ऐसे प्रावधान संविधान निर्माताओं ने आपके संविधान में नहीं दिया है, बहुत सोच के समझ के बनाया गया संविधान। इसके लिए निश्चिंत रहें, ये उनके लिए है जो रजिस्ट्रेशन के द्वारा या देशीकरण के द्वारा, दोनों प्रावधान आपको मैंने समझा दिए, उसके द्वारा आए हैं, उनसे सरकार वंचित कर सकती है। वो भी करने के कारण होंगे, ऐसे नहीं कि कर देंगे। अब आपको दे दिया, पंजीकरण कर दिया, आपका सर्टिफिकेट चेक करके आपको पंजीकरण कर दिया, पता चला आप दूसरे देश में अपराध करके आए हैं, तो अपराध के आधार पर आपका नागरिकता छीनी जा सकती है। तो इसमें क्या गलत है। एक अच्छा समाज बनाने के लिए ये प्रावधान होना जरूरी था, इसलिए संविधान निर्माताओं ने नहीं डाला तो भारत नागरिकता अधिनियम में डाला गया। अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, जो आपने घोषणा किया हो वो गलत आधार हो, मैं घोषणा करता हूँ, घोषणा पत्र भी देंगे आप इसमें, तो मेरे द्वारा दिए गए सभी जानकारियाँ पूर्ण रूप से मेरे ज्ञान में संगत रूप से अच्छी हैं, सही हैं, अगर इसे गलत पाया जाए तो मेरा नागरिकता हटा दिया जाए, वंचित कर दिया जाए, उसी आधार पर किया जाए। चलिए अब भारतीय जो आप देखेंगे, एक होता है मेन आपका बात, अब थोड़ा सा लास्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। विदेशी भारतीय नागरिकता को, विदेशियों को भारतीय नागरिकता जो प्राप्त होता है वो तो आपने समझ लिया। दूसरा, जो विदेशी नागरिकता होते हैं उनके बावजूद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो NRI होते हैं। NRI का मतलब समझते हैं, सिंपल सा मतलब है भारत का पासपोर्ट उसके पास है, भारत का भी पासपोर्ट उसके पास है, वो NRI है, यानी प्रवासी। सीधे समझ लीजिए प्रवासी। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? सर बार बार बदतमीजी करते हैं, क्वेश्चन मत पूछा कीजिए सर, सिर्फ पढ़ाया कीजिए। ये अधिकार जल्द ही संविधान हम लोग से छीनने वाली है, बच्चों के आंदोलन के वजह से। बहुत सही। LM सिंघवी, सुना है इसका नाम? ठंडी में मनाया जाता है, ये याद है। बहुत बड़ी नॉलेज है, ठंडी में मनाया जाता है। अच्छा है, हम ठंडी ला देते हैं।
महात्मा गांधी भारत कब आए थे? सर यार आ गया, क्या कहते हैं, 16 नहीं है, 15 1915। चलो नहीं सर, हाँ 1915 है डेट बताओ। सर। सर 15 फरवरी, नहीं 9 फरवरी सर, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे। 9 जनवरी। उन्हीं के उपलक्ष्य में, उन्हीं के इस मानकर 9 जनवरी को हर साल प्रवासी दिवस मनाया जाता है। बहुत कठिन परिश्रम के बाद पहुंचे हम लोग। ये एल.एम. सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी नाम था इनका, लक्ष्मीमल सिंघवी, एल.एम. सिंघवी समिति 2000 में सन 2000 में बनाई गई थी। ठीक है, जिसके आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन के सिफारिश की गई थी, जिसमें सिफारिश करते हुए इन्होंने कुछ चीज़ें कार्ड होल्डर के रूप में सरकार को स्कीम दी है। एक POI होता है, POI स्कीम, और दूसरा होता है OCI स्कीम। मैंने पहले ही बोला था आपको सब बता दूंगा आज। POI और OCI, ठीक है। इसका मतलब है पेपर ऑफ इंडियन ऑरिजिन, पहले का पेपर ऑफ इंडियन ऑरिजिन, POI, ठीक है, लिख लीजिएगा। दूसरा OCI का मतलब है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये ऐसे हैं जो भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे। भारतीय मूल, अभी आपने पढ़ा ना पीछे, भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे, उनके दादा परदादा माता पिता कोई भी यहाँ का रहा हो और वो बाहर रह रहे हों, प्रवासियों के लिए है ये। उनको ये कार्ड होल्डर दिया जाएगा, उन्हें सरकार कार्ड होल्डर बनाएगी। POI स्कीम के अंतर्गत भारत की नागरिकता उनको मिलेगी। मतलब पूरे प्रावधान नहीं मिलेंगे, सारे लाभ नहीं मिलेंगे जो एक नागरिक को मिलते हैं, लेकिन कुछ हद तक लाभ इसमें मिलेगा, स्कीम में, POI स्कीम में। वो मूल निवासी भारत के नहीं हैं, है कहीं के बाहर के मूल निवासी, लेकिन उनके दादा परदादा यहाँ के मूल निवासी थे, उनको। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा OCI स्कीम जो है, ये जो आपका है, ये 26/1/1950 के समय जो व्यक्ति योग्यता रखता था भारत का नागरिक बनने का, जो हमने बनाया, संविधान लागू किया, उस समय जिसके पास भारत के नागरिकता लेने के योग्यता थी, किसी कारणवश नहीं मिला या नहीं लिया, उसको आधार बनाएंगे। उसको आधार बना के ये कार्ड OCI स्कीम उस व्यक्ति को देंगे। ये दोनों प्रवासियों के लिए बनाए गए 2 कार्ड होल्डर स्कीम है, जिसके अंतर्गत नागरिकता के अधिकतम अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। दोनों में अभी इस समय संशोधन करके OCI कार्ड होल्डर सरकार ने बना दिया है, जो किसी भी प्रवासी को 2015 में संशोधन करके दोनों को मिक्स कर दिया है, याद रखिएगा। अब कर दिया है क्या? OCI कार्ड होल्डर 2015 कर दिया है दोनों को मिलाकर। अब आपके पास POI स्कीम नहीं है, POI स्कीम OCI दोनों को कंबाइंड रूप से कार्ड होल्डर नाम दे दिया गया है, OCI कार्ड होल्डर 2015 में संशोधन करके। इतनी बात समझ में आ गई। NRI आपको बता ही दिया, जिसके पास पासपोर्ट हो भारत का, ठीक है। अच्छा, पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग में शक्तिशाली कहा जाता है कि कहाँ का पासपोर्ट है सबसे ज़्यादा। भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। पहला कौन है? जापान। अभी का है ये लेटेस्ट इंडेक्स, इसको याद कर लीजिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक आपको सारे, हमें लगता है जितने भी प्रावधान थे वो आपको मैंने समझा दिया। नागरिकता संबंधित इतने प्रावधान हैं, इसको आप रिवाइज कर लीजिए, 2-3 बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद इसमें शुरुआती नागरिकता के जो अधिनियम थे वो सारे अधिनियम 5 से 11 तक प्री क्वेश्चन के लिए बहुत है, लेकिन सिविल में अगर आप जाते हैं, UPSC में जाते हैं या UP PCS में जाते हैं या स्टेट PCS के एग्ज़ाम में जाते हैं, तो नागरिकता अधिनियम 1955, 2015, 2019, ठीक है, CAA, इस सबसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। कल का क्लास आपका पॉलिटी का नहीं होगा, कल का पॉलिटी का क्लास रुकेगा। कल आपका क्लास है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021-22,
पूरा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर में ये क्वेश्चन सभी में आ रहा है। तो एक बार देख लेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कि क्या है। ठीक है, आप लोग भी को पढ़ के आना होगा तो पढ़ के आइएगा। बाकी कल मिलते हैं। क्विक रिवीजन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन धैर्य के साथ इसको देखिए।